नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। बुधवार का दिन है तो शेयर बाजार में उम्मीद की जा रही है कि आज जोरदार खरीदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो 21,000 से ऊपर का लेवल है, उस पर वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी नजर आ रही है। बॉन्ड यील्ड और क्रूड में भी नरमी है। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है। इन सभी बाजारों पर तो नजर डालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अभी रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस की तरफ। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 6 करोड़ के पार। चालू वित्त वर्ष में अब तक इस योजना से 79 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन 11.7% बढ़ा, 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली क्षेत्रों के बढ़िया प्रदर्शन से आई है ये तेजी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और भारतीय अरबपति आदार पूनावाला ने लंदन में खरीदा है अपना आशियाना। मेफेयर मैंशन के लिए 13.8 करोड़ पाउंड की चुकाई कीमत। लंदन में इस साल घर का सबसे महंगा सौदा माना जा रहा है ये। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल भी कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। एक हल्का डिप देखा जा रहा है। वजह क्या रहेगी इस पर डालेंगे नजर, लेकिन एक बार रुक करते हैं पॉजिटिव खबर की जो कि आईआईपी के आंकड़ों से आई है। सरकार की ओर से जारी जो आधिकारिक आंकड़े हैं औद्योगिक उत्पादन के, अगर उन पर नजर डालें तो आईआईपी की वृद्धि दर अक्टूबर में 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर रही है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए में दिखा रहे हैं। और ये जो औद्योगिक उत्पादन है ये 11.7% बढ़ा है। इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग का ज़बरदस्त योगदान रहा। एक साल के पहले समान अवधि में ये उत्पादन जो था उसमें 4.1% की गिरावट देखी गई थी। और अब जैसा कि हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो उत्पादन है वो 10.4% बढ़ा, यानी विनिर्माण जो क्षेत्र है। और माइनिंग सेक्टर में भी 13.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। तमाम ये वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो आईआईपी प्रोडक्शन का जो डेटा आता है उसके अहम कारक माने जाते हैं। बिजली क्षेत्र के उत्पादन में भी 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सूचक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ रही है। तो 16 महीने का उच्चतम स्तर है जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिससे हम आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो उस लिहाज से ये जो खबर है औद्योगिक उत्पादन की, ये पॉजिटिव संकेत देती हुई नज़र आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग का इसमें सबसे बड़ा असर है। माइनिंग की हमने बात की, और क्योंकि ये तमाम क्षेत्र जो हैं अर्थव्यवस्था की गति के साथ और इसकी जीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से एक पॉजिटिव खबर। अब आइए रुक करते हैं एक बार बाजारों का, देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है उसका किस स्तर पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत जब गिफ्ट निफ्टी की हुई थी वो बढ़त के साथ हुई थी, 21,000 का लेवल था। अभी 53 अंकों के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर जो ओपनिंग पर पड़ा, देखिए आप जो लेवल है यहाँ पर भी 67 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। सेंसेक्स की ये ओपनिंग जो है ये ओपनिंग मार्क है। रुक कर रहते हैं निफ्टी का भी, क्योंकि निफ्टी में भी साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे गिरता हुआ कल नजर आया था। निफ्टी में भी 10 अंकों का सपाट कारोबार, 20,895 का लेवल। एक हल्का डिप, जबरदस्त बुल रन देखा है मार्केट ने पिछले हफ्ते, नए हाईज बनाए, तो एक हल्का डिप यहाँ पर हम देख सकते हैं। ताज़ा आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, इस वक्त सेंसेक्स के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, उस पर भी डालेंगे नज़र। लेकिन इस डिप के बारे में लगातार जो एनालिस्ट थे वो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एक ज़बरदस्त बुल रन देखने के बाद एक मामूली करेक्शन हम देख रहे हैं। ये अब वो तमाम काउंटर्स हैं जो बाजार को ऊपर खींचने का काम करेंगे, जहाँ पर आयशर मोटर्स, एनटीपीसी, आईटीसीएल, बीपीसीएल और यूपीएल। और आयशर मोटर्स में 1% से ज़्यादा की बढ़त नज़र आ रही है। एनटीपीसी का काउंटर भी 1% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ, यानी ऑटो सेक्टर का लीड काउंटर है आयशर मोटर्स। और रुक करते हैं अब तमाम टॉप लूजर्स पे। ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस आधे से 1.5 अंक की गिरावट के साथ ये
कारोबार करते हैं। ONGC ऑयल एंड गैस का बेहतरीन काउंटर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। रुख US बाजारों का, जहां पर फेडरल रिजर्व के मिनट्स को लेकर बाजार अच्छा खासा रनअप दिखा रहा है, खासतौर पर जो IT के स्टॉक्स हैं, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक। और हम जानते हैं कि अब जब 25 दिसंबर से लगातार एक हफ्ते तक US बाजार बंद रहेंगे, उससे पहले एक अच्छे खासे रनअप की उम्मीद तमाम एनालिस्ट जता रहे हैं US के बाजारों को लेकर। अब जापान का जो बाजार है, यानी यूरोपियन जो मार्केट्स हैं, यहाँ पर हल्की करेक्शन नज़र आ रही है। कैक, डैक्स और को देखा जाए तो यहाँ पर गिरावट है। FTSE जो है वो बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ECB क्या फैसला लेता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उस पर रहेगी सबकी निगाहें। रुख करते हैं एशियाई बाजारों का, जो उम्मीद की जाती है कि मिला जुला कारोबार है, लेकिन यहाँ पर देखिए जापानी बेंचमार्क निकाई को छोड़कर हैंगसेंग और कॉस्पी दोनों गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जापान का जो PMI डेटा आया वो अच्छा था और उसी का एक सपोर्ट हम यहाँ पर जापानी बेंचमार्क निकाई में देख रहे हैं। रुख अब करते हैं क्रूड का। क्रूड लगातार जो है वो नरमी के साथ कारोबार करता हुआ $73 प्रति बैरल के आसपास, 80 से काफ़ी नीचे का लेवल। और जिस तरह से तमाम जो वैश्विक टेंशन्स चल रही हैं, जिसके चलते ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद क्रूड जो है वो $80 प्रति बैरल को पार कर जाएगा, ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन इससे हेजिंग में काफ़ी मदद मिली है। तो ये तमाम काउंटर्स का हमने जिक्र किया, यानी कि एशियाई बाज़ार, US के बाज़ार, यूरोपियन बाज़ार और भारतीय बाज़ार। बात की कमोडिटी की भी, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के उस पार है हमारा खास सेगमेंट ET फोकस। आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। तो बात करते हैं अब वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई। जी, नई दिल्ली में ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट के अवसर पर वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में होने वाला जो ये कार्यक्रम था 2 दिनों का, उसमें भारत की G20 की अध्यक्षता में फाइनेंस के भविष्य को लेकर जो दिशा तय की गई, उसमें डिजिटल फाइनेंस और MSME फाइनेंस पर चर्चा हुई। सम्मेलन में देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े वित्तीय संस्थान के जो दिग्गज थे, जैम ट्रिनिटी, वित्तीय समावेशन और माइक्रो फाइनेंस के भविष्य पर चर्चा हुई, जिसमें जनधन योजना और मुद्रा योजना की जमकर तारीफ की गई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय समावेशन पर एक वैश्विक सम्मेलन में भारत के वित्तीय सेवाओं की जमकर सराहना की गई। जनधन योजना हो या फिर मुद्रा योजना, बीमा योजना हो या फिर स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक पहचान और सराहना दोनों ही मिल रही है। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में समावेशी वित्त 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 सालों में जनधन योजना ने देश में 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया। इन खातों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि देश में वित्तीय समावेशन की कहानी कहती है। दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की वित्त पोषण योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप के अब 30 साल पूरे हो चुके हैं। 1.3 करोड़ से ज्यादा SHGs के साथ अब 16 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल चुका है। भारत में काम करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी साल 2023 में बढ़कर के 37% हो चुकी है। साल 2014 में 21% महिलाओं को फाइनेंस उपलब्ध था, जो साल 2023 में बढ़कर के 34% हो चुका है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने निजी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय समावेशन की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। Therefore, the people who are present here from these private sector banks, I would request them to increase their participation under PMJDY and
Jan Suraksha schemes in order to help in realizing the ambitious goals fixed by the government for itself. जानकारों का मानना है कि भारत के वित्तीय समावेशन की कहानी पूरी दुनिया में अनोखी है, लेकिन अब देश के वित्तीय व्यवस्था को साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। I think cyber security is the most important. When you're digitizing, from going from 0 to 100%, you're opening up your surface area. So your surface area of attack becomes large. You need to protect yourself. चर्चा के दौरान एमएसएमई और खास तौर पर वित्तीय व्यवस्था से बाहर रहने वाले वर्गों का विशेष फोकस रहा। सम्मेलन में कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को लेकर के शामिल हुईं। बैंगलोर की विंद इन्फो एक ऐसी ही इन्फो मीडिया कंपनी है जिसने दिव्यांगों को बड़ी संख्या में आईटी इकोसिस्टम के साथ जोड़ा, यानी सीधे समाज के उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जिन पर आसानी से कोई भरोसा नहीं करना चाहता। We are a 2,600 people organization based out of 5 different centers, locations in Bangalore, Hyderabad, Mysore, Krishnagiri and Nagpur, where 3 of our centers are rural centers, and close to 30% of our employees are people with disabilities, and 70% of my people come from the BPL background. So this is what we are, and we process more than thousands of loans, crores of loans every year for our customers there. भारत ने G20 के चर्चाओं के दौरान 80% जनता तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को पूरी दुनिया ने सराहा और G20 के वित्तीय समावेशन योजना 2023 में डिजिटल वित्तीय समावेशन और एमएसएमई सेक्टर पर अगले 3 साल तक फोकस करने की अपील की गई है। इंक्लूसिव फाइनेंस रिपोर्ट 2023 में भारत के जनधन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और मुद्रा योजना की जमकर तारीफ की गई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों को कह दिया गया है कि उनको सार्वजनिक बैंकों के साथ कदमताल करना होगा और हाशिए पर पड़े लोगों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और वित्तीय समावेशन की सफलता पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर अश्विनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल तो यही है कि वित्तीय समावेशन जो कि जवाबदेही, निष्पक्ष और साथ ही साथ पारदर्शी है, उसकी सफलता अब सार्वजनिक है और इस लिहाज से भारत कहीं ना कहीं कई देशों के लिए उदाहरण है। देखिए, भारत वास्तव में वित्तीय समावेशन की दृष्टि से 51 करोड़ जनधन खातों के साथ एक विश्व रिकॉर्ड है कि जीरो बैलेंस के 51 करोड़ खाते खोले गए। और ये केवल खाते खोलने का विषय नहीं था। ये सही है कि इससे पहले जो गरीब व्यक्ति था वो बैंक की सीढ़ी चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल था और उसको किस प्रकार से व्यवहार मिलता था हम सब लोग जानते हैं। हमारे प्रयासों से भी कई बार हम अपने सहयोगियों के अकाउंट नहीं खुलवा पाते थे जी, लेकिन एक अभियान के नाते, एक आंदोलन के नाते इसको लिया गया। लेकिन ये केवल ये तो था ही कि भी जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जीरो बैलेंस के साथ जिसको अकाउंट खोलना है, वो अपनी जमा राशि को कहीं कहीं रखता था, आज बैंक में रखता है। तो 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट्स में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जनधन अकाउंट जो है वो केवल अकाउंट खोलने का विषय नहीं था। वास्तव में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक पहुंचाना और उसमें लीकेज ना हो। हम लोग जानते हैं कि एक जमाना था कि कहा जाता था कि 85% जो है वो लीक हो जाता है और केवल 15% ही लाभार्थी तक पहुंचता है। आज 100% पहुंचता है। उसके पीछे जनधन योजना, आधार और मोबाइल बैंकिंग जी, ये जिसको जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, उस जैम ट्रिनिटी का ही ये असर है कि आज हम लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया सरकारी धन बचाते हैं जी, केवल इसी माध्यम से कि हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
ज़्यादा से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले, उनको आधार के साथ लिंक किया जी। और मोबाइल के साथ उनको मैसेजेस आते हैं और न केवल अकाउंट खुला है, उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, उनको बीमा है। ऐसे सब जो तरीके हैं, जी। एक वास्तव में एक दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम बहुत आसानी से इसमें मैं प्रोफेसर अश्विनी, इसमें सबसे अहम बैंकिंग का जो रोल है जिसका जिक्र खास तौर पर जो सरकारी बैंक हैं उनका रोल बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा पहले लोग बैंक जाने से डरते थे, लेकिन अब लोगों के घर तक बैंक पहुंचा है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जरिए हम बात करें और जिस तरह से बहुत ही सरलीकरण किया गया है बैंकिंग व्यवस्थाओं को लोगों से जोड़ने के लिए, बैंक में जाने की आवश्यकता ही नहीं बची है कि आपका सब काम तो घर में बैठे हो जाता है। कभी कभार आपको पैसा जमा करना हो तो उसके लिए भी मशीन्स हैं, उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। और ऐसे जो अकाउंट ट्रांसफ़र्स हैं और जिस प्रकार से हम डिजिटलाइजेशन हुआ है बैंकिंग सर्विसेज का, उसका वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और इस दुनिया के लिए मैं अभी जो बता रहा हूँ कि एक उदाहरण है कि कहीं दुनिया भर में इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन नहीं है और कि सामान्य व्यक्ति का भी। अब आप देखिए कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके बारे में अभी बता रहे थे अजय जी कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निर्वाह करें, इसके लिए भी उनको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात सही है कि इसमें जब अकाउंट खोलते हैं तो कुछ ना कुछ राशि बैंकों को ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, जीरो बैलेंस अकाउंट। जी जी। लेकिन आज भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज गरीब आदमी भी धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ रही है। आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में यदि हम बैंकों की सुविधाएं, प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों बैंकों की सुविधाएं आम जनता तक, उनके घर तक पहुंचाएंगे तो ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। और इसी में क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, अश्विनी जी, यूपीआई कई देशों के लिए मॉडल के रूप में भारत से सीखने की ज़रूरत है। और जिस जैम ट्रिनिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें यूपीआई का जुड़ना कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी को जीडीपी के साथ जोड़ता है और जिस आर्थिक प्रगति में हम पारदर्शिता की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, उसे भी सुनिश्चित करता है। देखिए कि एक ज़माना था कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती। लॉजिस्टिक कॉस्ट में केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उसमें लेन देन का खर्च भी शामिल होता है, उसमें तमाम प्रकार के दूसरे खर्च शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता था कि भारतीय उत्पाद इसलिए दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, डिजिटल ट्रांसफर्स के माध्यम से आज ये संभव हो चुका है कि हमें बिना खर्च किए कि आप इसके लिए मैं आपके माध्यम से आम जनता में बताना चाहता हूँ कि मात्र 1000 करोड़ रुपया खर्च करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल सरकार इतनी बड़ी मात्रा में जो अभी 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर रोज की अभी हम पहुंचने वाले हैं। इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है, दुनिया भर में तो कहीं है ही नहीं है। उदाहरण तो छोड़ दीजिए कि दुनिया भर हमें लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। फ्रांस हमारे यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहता है, बाकी और भी मुल्क बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यूपीआई की तरफ देख रहे हैं। और एक वास्तव में एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने किया है कि मात्र 1000 करोड़ रुपया बिना, और इसीलिए हम ये जो कल रिपोर्ट में बात सामने है कि भाई जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी अपने कंधे अब जरा उचकाए नहीं बल्कि कंधे मिलाकर चलें जो सरकारी बैंक है, ताकि ये वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया और मजबूत हो जाए। प्राइवेट बैंकों को भी लाभ होगा। मैंने जैसे कहा, आज भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 2026 तक हम जर्मनी को क्रॉस करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाख रुपए की हमारी प्रति व्यक्ति आय आज पहुंच चुकी है। जी जी। ऐसे
ऐसे में इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में यदि निजी बैंक हिस्सेदारी नहीं रखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। मैं यहाँ निजी बैंक को यह आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में इस मुद्दे के साथ जुड़ने के लिए। तो वित्तीय समावेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना बेहद और ज़रूरी है। अच्छे प्रगति के साथ वो बढ़ी, लेकिन निजी बैंकों को भी आगे आना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का इकोनॉमी टुडे में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाली अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 6 करोड़ को पार कर गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक इस योजना से 79 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को अपने योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। भारत के एरोस्पेस विनिर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एरोस्पेस विनिर्माण की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधियों से मदद के लिए भारत सरकार के प्रत्येक विभाग से उनकी आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए एक सहयोगी योजना पेश करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें भारत में एरोस्पेस विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने में सहायता मिल सके। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि वो शेयर बेचकर 2,250 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए स्पाइस जेट के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग में एयरलाइंस ने बताया कि जुटाया गया पैसा स्पाइस जेट की उपस्थिति और बाजार पहुँच को बढ़ाने में काम आएगा। इसके अलावा इस फंड से कंपनी को मजबूत वित्तीय नींव मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 7.6% बढ़कर 10,492 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक साल पहले इसी अवधि में कोल इंडिया का पूंजीगत व्यय 9,751 करोड़ रुपए था। देश में उत्पादित कुल कोयले में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.5% रही। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.7% थी। फूड डिलीवरी फर्म स्विगी का कहना है कि उसने पिछले 12 महीने के दौरान डिलीवरी साझेदारों को 102 करोड़ रुपए की ऋण वितरण सुविधा प्रदान की है। इसमें 10.1 करोड़ रुपए की राशि अकेले नवंबर में बांटी गई है। स्विगी ने सबसे पहले साल 2019 में डिलीवरी साझेदारों को ऋण सुविधा प्रदान करनी शुरू की थी। स्विगी को मासिक रूप से 1.5 लाख से ज्यादा ऋण आवेदन प्राप्त होते हैं। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड की सदस्यता सहित कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के माध्यम से स्वचालित भुगतान की मौजूदा सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है। आरबीआई ने बताया कि म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। यूपीआई से नवंबर में रिकॉर्ड 11.23 अरब लेन देन किए गए हैं। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल भेजने के निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए और टाल दिया है। इससे पहले 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 6 महीने के लिए निर्यात की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी। डीजीएफटी ने 29 मई की एक अधिसूचना में संशोधन करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद या निर्यात निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और भारतीय अरबपति अदार पूनावाला ने लंदन के बीच में स्थित मेफेयर मेंशन को 13.8 करोड़ पाउंड यानी 17.34 करोड़ डॉलर में खरीद का करार किया है। इस लेन देन को लंदन में इस साल घर का सबसे महंगा सौदा माना जा रहा है। हाइड पार्क के पास 1920 के दशक में बना ये एबरकॉनवे हाउस पोलैंड के सबसे अमीर व्यवसायी जॉन कुल्जिक की बेटी डोमिनिका कुल्जिक का था। एबरकॉनवे हाउस लंदन में अब तक बेचा गया दूसरा सबसे महंगा घर है।
है, लेकिन वक्त तो चला कि हम आपसे विदा लें। होगी कल मुलाकात आपसे कल इकोनॉमी टुडे में। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।